हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड शिक्षा शास्त्र 2025 के एग्जाम से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको निश्चित तौर पर देख करके जाइए। काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आपको यूपी बोर्ड एग्जाम पेडागोगी शिक्षा शास्त्र में। देखिए, पूर्णांक आपका 100 अंक का है। यहाँ से देखिए शुरू में कुछ निर्देश है और ये बहुविकल्पी प्रश्न, प्रत्येक एक एक अंक का है। पहला देखिए, यहाँ पे प्यास किस प्रकार का प्रेरक है। देखिए, अर्जित प्रेरक है, जन्मजात है, सामाजिक है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो प्यास है ना, भूख प्यास, ये तो देखिए जन्मजात प्रेरक माना जाएगा, अर्थात इसमें सेकेंड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अमृत ब का अमृत पुरस्कार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस बोर्डों में आई हुई क्वेश्चन है। अमृत पुरस्कार है, 4 विकल्प हमारे सामने है। प्रशंसा अमृत पुरस्कार माना जाता है, फोर्थ वाला विकल्प राइट हो जाएगा। और सर का देखिए, रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता के भूकंप को विनाशकारी माना जाता है। विनाशकारी कितनी तीव्रता, तो उसकी तीव्रता होती है 8 से ज़्यादा, 8 से अधिक होने पे ये पहला वाला विकल्प आपका राइट होता है। प्रश्न द का देखिए, बेसिक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या था। बेसिक शिक्षा हस्तशिल्प पर आधारित है, फर्स्ट वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, ध्वनि प्रदूषण निम्न में से किस संवेदी अंग से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण जानते हैं सबसे ज़्यादा कान को प्रभावित करती, इफेक्ट करती है, सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद निश्चित उत्तरी प्रश्न एक एक अंक के यहाँ से शुरू हो रहे हैं। प्रश्न दूसरा देखिए, मनोविश्लेषण के जनक कौन थे। कौन थे मनोविश्लेषण के जनक पूछ रहा है। सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण के जनक माने जाते हैं। रुचि के किसी एक प्रकार का नाम पूछ रहा है, देख रहे हैं तीसरा प्रश्न। तो जन्मजात रुचि दे सकते हैं, अर्जित रुचि है। अगला है तीसरा, फोर्थ है, कोहलन ने सीखने के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोहलन ने, तो उन्होंने सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कीटनाशक एवं यूरिया के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। हम लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मृदा प्रदूषण होता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विस्तार किसने दिया था। एक एक अंक का है, लॉर्ड मैकाले ने दिया था छनाई सिद्धांत, लॉर्ड मैकाले ने। अब अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से देखिए 4-4 अंक के शुरू हो रहे हैं। 7वां प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट क्या है। देखिए, जब किसी विशेष स्थान पे जनसंख्या बड़ी ही तीव्र गति से बढ़ने लगे तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। माने असामान्य रूप से जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। आगे देखिए, स्त्री शिक्षा की 4 समस्याएं बताना था, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए, आज जो स्त्री शिक्षा है उसकी तमाम विशेषताएं हैं, खास करके हमारे इंडिया में भारत की निर्धनता काफ़ी प्रभावित कर रही स्त्रियों की शिक्षा को, और कुछ लोगों का सामाजिक रूढ़ियाँ भी है कि कम पढ़ाओ बच्चियों को, ये और जो है तमाम परंपराएं जो पहले से चली आ रही है। अगला ये होता है कि बालिका विद्यालयों का अभाव है जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ सके। फिर शिक्षिकाओं का भी अभाव है बहुत से स्कूलों में जो कि पढ़ा पाएँ। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, आपदा। आपदा क्या है। देखिए, आपदा का अर्थ होता है विपत्ति या संकट, विपत्ति या संकट। अब यह विपत्ति या संकट चाहे प्राकृतिक आपदा हो सकता है, तो प्रकृति द्वारा उत्पन्न आपदा को, आपदा की जो प्रवृत्ति होती है या प्राकृतिक होती है उसे आपदा कहा जाता है। चूँकि प्रकृति से उत्पन्न हुआ है इसलिए प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का आना, ओले, भूस्खलन, ये सब तमाम प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनको डिटेल में आप लिख पाएंगे। अगला है, प्रेरणा के क्या कार्य हैं। देखिए, उत्प्रेरणा क्या होता है कि प्रेरणा जो है सीखने की एक सुचारू प्रवृत्ति होती है या प्रक्रिया होती है। प्रेरक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। प्रेरणा या प्रेरक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, और प्रेरणा से क्या होता है, ज्ञान का अर्जन होता है। सीखने के निर्णयों में जो है या सीखने के जो भी नियम हैं वहाँ पे एक अंदर से उत्प्रेरणा आती है, तभी हम कोई चीज़ सीख पाते हैं। अंतर आत्मा से जब हमें प्रेरक या उत्प्रेरणा आती है तभी हम कोई चीज़ ललायित होते हैं और उसको सीख पाते हैं। इसको भी डिटेल में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं बताना है। देखिए, पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं क्या हैं। तमामों समस्याएं हैं, जैसे नगरीय सभ्यता का जो है विकास होना,
जंगलों का कटाव होना और तमाम प्रकार के जो है भौतिकवादी और सांस्कृतिकवादी या इसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार, लोग सुख सुविधा के सब में तमाम महल या तमाम भवन का निर्माण कर रहे हैं, रेलवे लाइन बिछे, जंगलों का कटाव हुआ, पर्यावरण के प्रति अनुचित दृष्टिकोण की भावना भी है। विद्यालयों में पर्यावरण के प्रति शिक्षण विधियाँ बहुत कम है। ये सब तमाम कारण बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे हैं कि वैदिक काल में एक विद्यार्थी की दिनचर्या क्या होती थी। देखिए, वैदिक काल ब्रह्म मुहूर्त में बच्चे उस समय उठ जाते थे, जो भी विद्यार्थी होते थे, वैदिक काल की बात है। हवन के लिए क्या है, लकड़ियाँ लाया जाता था, गुरुओं का आदर किया जाता था, गुरु की सेवा सत्कार होती थी, पानी उन्हें लाया जाता था, तमामों व्यवस्था थी। फिर बच्चे जो विद्यार्थी होते थे आश्रम की साफ सफाई करते थे, अध्ययन करते थे। बस्ती के आसपास जब दोपहर होता था तो उस समय जो है भिक्षा मांगने जाते थे। ये सब वैदिक काल की परंपराएं हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न है 6 अंक का, पर्यावरण शिक्षा के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न संख्या 13वां है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, निश्चित तौर पर कई बार रिपीटिंग क्वेश्चन। पर्यावरण शिक्षा का महत्व, आज जितना तेजी से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, कहीं न कहीं पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी संकट खड़ा हुआ है। लोग विनाश के कगार पे पहुंच गए हैं। तमाम प्रकार की बीमारियां प्रदूषण के चलते लोग लपेटे में आ रहे हैं और इसका कारण तेजी से बढ़ती हुई विश्व की जनसंख्या है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि पर्यावरण शिक्षा के महत्व को हम समझें और पर्यावरण शिक्षा का महत्व हर व्यक्ति को जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए तमाम विधियां सरकार भी अपना रही है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा संपूर्ण पर्यावरण का ज्ञान जो है हम इसी के माध्यम से अर्जित कर पाते हैं कि हमें किस प्रकार से आगे अवेयर होना है। वन्य जीव प्राणियों की संख्या कम हो रही है, मृदा का हम कैसे संरक्षण कर पाएंगे, जल को कैसे प्रदूषित होने से बचा पाएंगे, वायु जो प्राणवायु ऑक्सीजन है उसको कैसे बचाएंगे, क्या क्या विधियां किस प्रकार से हमें पौधारोपण होना चाहिए, सभी का दायित्व तो ये बनता है आज। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको डिटेल में आप चेक करेंगे। अगला 14वां है कि उपलब्धि परीक्षण एवं बुद्धि परीक्षण में 3 अंतर बताना है। देखिए, जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसमें बालक के अर्जित ज्ञान का मापन किया जाता है कि बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया, ये उपलब्धि परीक्षण में है। जब आप बुद्धि परीक्षण की बात करेंगे, बुद्धि परीक्षण का, तो बालक के जन्मजात कुछ स्किल होते हैं, योग्यता का मापन करते हैं कि आखिर जो बालक माता पिता से लेकर के आया है कुछ स्किल या बुद्धि, उसका कैसे मापन हो। फिर उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि प्रश्नों का निर्माण विषय के आधार पर किया जाता है और बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि प्रश्नों का निर्माण उम्र के आधार पर होता है। वहीं आगे उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है, केवल विषय संबंधी प्रगति का अनुमान लगाया जाता है, जबकि बुद्धि परीक्षण में भविष्य के प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन 15 ये दिया है कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में श्रीमती एनी बेसेंट जी का योगदान पूछ रहा है। तो जो एनी बेसेंट जी थी, उनका मानना था कि जो देश में शिक्षा दी जा रही है वो उसकी आलोचना उन्होंने किया था। उनके अनुसार क्या होता है कि शिक्षा केवल बालक के डिग्री के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिए जिससे बालक का बहुमुखी विकास हो। उन्होंने इस चीज़ पर बल दिया था, केवल ये नहीं कि पढ़ो और कुछ डिग्री हासिल करो, नौकरी करो, ये नहीं। उसके अंदर तमामों विकास होने चाहिए, उसके संवेदनाओं का विकास, मस्तिष्क का विकास, अच्छे नागरिक का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना करे, ये माने उसका उद्देश्य होना चाहिए। किस तरह से अपने आप को फिटनेस रखना है, अपने बॉडी को कैसे संरक्षित करना है, सुरक्षित रखना है, इस तरह से तमामों चीज़ें उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में बताई थी। इसको भी आप डिटेल में चेक कर पाएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये 16 है, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या है। जी, गांधी जी का शिक्षा दर्शन ईश्वर में अटल विश्वास उनका था, काफ़ी विश्वास करते थे और उनका जो शिक्षा दर्शन देखने को मिलता है, सत्य अपनाइए, सत्य, अहिंसा, निर्भयता, सत्याग्रह, गांधी जी के तमाम शैक्षिक विचार रहे हैं। प्रश्न 17वां देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, गुरुकुल प्रथा से क्या समझते हैं। देखिए, प्राचीन काल में जो समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था उस वक्त, और उस समय व्यक्तिगत जीवन पर काफ़ी बल दिया जाता था।
4 वर्णाश्रम बनाए गए थे। उसमें आगे बताया गया कि जीवन का जो प्रथम 25 साल होता है वो अलग ही उसका योगदान होता है। उस समय बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया, खास करके उसकी शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया जाता था गुरुकुल काल में। गुरुकुल की यही खासियत होती है। उस समय ये प्रथा थी कि 25 वर्ष तक जो है गुरु के शरण में रह कर के वहाँ पर तमामों चीज़ सीखना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी है, ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना, ब्रह्मचर्य से जीवन बिताना था। जीवन एकमात्र उद्देश्य जीवन में काम आने वाली शिक्षा लेना था। उस वक्त विद्या ग्रहण करना कठोर तो था, लेकिन अनुशासन पर बड़ा ही बल दिया जाता था। और उस वक्त ये भी नियम था कि माता पिता से कोई कांटेक्ट न रहे, संपर्क नहीं रहता था बच्चों का। जब एक बार गुरुकुल में गया तो गया ही गया। तो ये तमामों चीज़ें थी उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं कि लिखा है, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के किन शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। बहुत ही प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मालवीय जी की शिक्षण विधियाँ, तो मालवीय जी कोई खास शिक्षण विधियों पर बल नहीं दिया था, लेकिन जो भी उन्होंने अपने लेख लिखे थे उसके अनुसार ये पता किया गया कि उन्होंने भाषण विधि का प्रयोग किया था या प्रख्यान विधि का, फिर स्वाध्याय विधि भी पर भी बल दिया था और निरीक्षण विधि भी अपनाई थी। ये तमामों विधियां हैं, अभ्यास विधि भी बताया गया था। इसको भी आप डिटेल में चेक कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ से भी स्थित उत्तरी प्रश्न है, 10-10 अंक के वो ये होते हैं। कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार यूपी बोर्ड में टचिंग क्वेश्चन है, या आया हुआ क्वेश्चन है। रुचि से क्या तात्पर्य है? दंड के अर्थ की व्याख्या करते हुए उसके लाभ एवं हानियों की विवेचना करना है। इसमें सबसे पहले देखिए ये पूछा जा रहा है कि रुचि, तो रुचि जो है ये जन्मजात अर्जित प्रवृत्ति होती है, जन्म से ही आती है। खास करके बताएं तो ये बालक जो है पहले अपने मदर के द्वारा, माता पिता पेरेंट्स से सीखता है, अपने सराउंड के प्रति आकर्षित होता है तमामों वस्तुओं से। वही चीज़ आगे पूछा, दंड क्या है, दंड का क्या आशय है? तो दंड का अलग अलग डिफिनीशन बताया गया। दंड को अनुशासन भी माना गया है। दंड यदि न हो तो जो बालक होते हैं उदंड बालक बिगड़ भी जाते, तमामों चीज़ बताया गया। थॉमसन ने बताया कि दंड एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अवांछनीय कार्य के साथ दुखद भावना का भी संबोधन होता है। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। वही चीज़ आज आगे पूछ रहा है कि लाभ और हानियाँ पूछ रहा है। तो लाभ दंड से ये होता है कि अनुशासन बरकरार रहता है और तमाम आपराधिक कार्य पर नियंत्रण हो जाएगा, बुरी आदतों या लतों से सुधार आता है, चरित्र का निर्माण होता है, गलतियाँ या भूलों पर रोक लगता है, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। और हानियाँ भी हैं दूसरी तरफ देखा जाए तो। दंड से हानियाँ ये है कि जैसे किसी को प्रताड़ित करेंगे, दंडित देंगे तो मानसिक प्रवृत्ति उसकी जो है असंतुलित हो जाती है। ये कहें तो कुछ जो बालक होते हैं दंड के अभ्यस्त हो जाते हैं, कितना भी उनको दंडित करो फिर सुधरने वाले नहीं होते हैं। और अगला होता है कि उनमें एक प्रतिशोध की भावना भी आ जाती है। कुछ जो है बालक बहुत ही संवेदनशील होते हैं तो उन्हें थोड़ा भी दंड दिया जाए तो उनके ऊपर बहुत विपरीत असर पड़ता है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। अथवा ऑप्शनल क्वेश्चन है, सीखने में प्रेरणा के महत्व एवं उपयोगिता पर स्पष्ट कीजिए। सीखने में प्रेरणा, देखिए प्रेरणा अंदर से आती है जो कि उसे एक लक्ष्य की तरफ या सीखने की प्रवृत्ति की तरफ लेकर के जाती है। तो मार्शल ने भी बताया था कि प्रेरणा यह तय करती है कि व्यक्ति कितना सही सीखेगा और कितने समय तक सीख पाएगा। ठीक, तो ये प्रेरणा का जो महत्व है, उपयोगिता है, वो आज बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेरणा एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चों में रुचि का विकास होता है और जो उनका हाव भाव होता है, व्यवहार होता है, उसमें उस पर नियंत्रण रखना और किस प्रकार से हम बदलाव कर पाते हैं ये भी होता है। चरित्र का निर्माण होता है और ध्यान को केंद्रित कराने में भी सहायक होती है। तमामों शिक्षण विधियाँ भी अपनाई जाती है, इसको भी आप डिटेल में चेक करेंगे। क्वेश्चन भी इस दिया है, मानसिक स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? तो देखिए मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार से कहा जाए तो यह एक विज्ञान होता है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है? एक विज्ञान है जो कि किस प्रकार से अपने माने पर्सनालिटी का, अपने व्यक्तित्व का विकास करना है, इस पर बल देता है। और इसके महत्व के तमामों
आयाम बताए गए हैं, जैसे कि जो है संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना, उपचारात्मक महत्व को बताना, शिशुओं का उचित पालन पोषण करना किस प्रकार से, तो ये तमाम चीज़ है। व्यावसायिक सफलता के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, यदि उस कार्य में हमें सफलता मिल रही है, इनकम मिल रहा, पैसा मिल रहा है, तो व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वो स्वस्थ रहेगा। तमाम चीज़ है। अथवा ऑप्शनल क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षिक विचारों के संदर्भ में प्रकाश डाल रहे हैं। तो जहाँ तक मदन मोहन मालवीय जी के शैक्षणिक या शिक्षा के संदर्भ में भावनाएं हैं, विचार हैं, तो उनका कहना था कि जो विद्यालय में शिक्षा दिया जाता है वो काफ़ी अहम होता है, उस पर उन्होंने बल दिया था, ताकि वहाँ पे बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, ये सब चीज़ों का विकास होगा। इसीलिए उन्होंने तमाम इस संदर्भ में अपने उद्देश्य बताए थे कि देखिए शारीरिक विकास और नैतिक चारित्रिक विकास, धार्मिक विकास और जीविकोपार्जन के उद्देश्य को भी उन्होंने बताया था। किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास हो, इस पर भी बल दिया था। आध्यात्मिक विकास, इन सब चीज़ों पर उन्होंने काफ़ी बल दिया था शैक्षणिक संदर्भ के संदर्भ में। डिटेल में आप चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण से क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। तो देखिए पर्यावरण, परिधन आवरण, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है, जब किसी अवांछनीय तत्वों, प्रदूषकों के द्वारा प्रदूषित हो जाता है, जैसे हमारा जल है, वायु है, मृदा प्रदूषण है, ये जब प्रदूषित हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। आज तमाम प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण है, खास करके वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इनके बारे में डिटेल में आपको बताने हैं। ऑप्शनल में है आपदा से क्या समझते हैं, आपदा के प्रकार बताइए। पहले आपदा क्या है? देखिए हम लोग जानते हैं कि ऐसी विध्वंसी या विपत्ति जो व्यापक रूप से खतरेबुल होती है, उसमें धन जन सभी को हानि होती है, हमारे पर्यावरण को हानि होती है। तो ऐसे विध्वंस को, ऐसे विनाशकारी घटनाओं को आपदा कहा जाता है। जैसे बाढ़ है, तूफान है, आंधी है, भूस्खलन है, सुनामी लहरें हैं, ये सब आपदा ही तो हैं। आपदा मुख्य तौर पर दो रूपों में बांटा गया है, प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा। जो प्राकृतिक आपदा होती हैं, जैसे ज्वालामुखी है, भूकंप है, भूस्खलन है, और कुछ चक्रवाती आंधी तूफान, ओला है, लू है, शीतलहर है, ये सब प्राकृतिक आपदा माने जाते हैं। और मानवीय आपदा जो मानव द्वारा फैलते हैं, जैसे भूस्खलन है, मृदा अपरदन है, भूकंप भी कहीं न कहीं, ओजोन का क्षरण है, और बढ़ती जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही, इसका भी जो है आपदाओं में ही गणना किया जाता है। जैसे जैविक आपदा के अंतर्गत आता है, युद्ध जैसी स्थितियां बनती हैं, तमाम चीज़, भरण पोषण जैसी स्थितियां में विपदा आती है। सो वेरी वेरी थैंक्स, गॉड ब्लेस यू।